नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक बार फिर राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ अध्येता डॉक्टर योगेश शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर योगेश शर्मा पहले भी हमारे इस चैनल में जुड़ चुके हैं और मूल रूप से वो संविधान के विशेषज्ञ हैं। संविधान को उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा है। संविधान सभा की बहसों को उन्होंने बहुत शोध अनुसंधान परक दृष्टि से देखा और समझा है। इसलिए हमारी कोशिश रही है, जब भी ऐसे मुद्दे, समकालीन मुद्दे जो संविधान से जुड़े हैं, उनकी को हम डॉक्टर योगेश शर्मा के माध्यम से समझने की कोशिश करें। कल 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि, और उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हम एक चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान और अंबेडकर, विचार, संघर्ष और विरासत। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज की सबसे निचली सीढ़ी से उठकर देश का सबसे बड़ा दस्तावेज रचा। एक ऐसा मस्तिष्क जिसने केवल कानून नहीं लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को न्याय का सपना दिखाया। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, संविधान, संघर्ष और सामाजिक क्रांति की। यह उस विचार की कहानी है जिसने बराबरी को अधिकार नहीं, जीवन का आधार बनाया। यह उस चेतना की गाथा है जिसने अन्याय के खिलाफ शब्दों को हथियार बना दिया। और यह उस विरासत का परिचय है जो आज भी हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सतर्क बनाती है। इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर के हम योगेश जी से आज बातचीत कर रहे हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार नमस्कार। फिर आपका जी नमस्कार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये कुछ समझाने का प्रयास करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अक्सर कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? उनका ऐसा क्या विशिष्ट योगदान रहा कि उन्हें हम भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में सम्मान दे रहे हैं? सर धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने उन व्यक्तित्व के विषय में आज बात करने का एक संकल्प भी लिया और मुझे आमंत्रित किया, तो मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य है, क्योंकि जिस राजनीति विज्ञान विषय का मैं 30 वर्षों से विद्यार्थी हूँ और उसमें भी एक बहुत बड़ा समय संविधान को पढ़ने में ही बीत रहा है, और वही मेरे आजीविका का भी एक प्रधान माध्यम रहा है भारतीय संविधान को पढ़ना पढ़ाना। और उसमें भी हम उन व्यक्तित्व के विषय में सर चर्चा कर रहे हैं जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। और जब हम उनके उस व्यक्तित्व के उस एक विशेष पक्ष की जो भारतीय संविधान के संदर्भ में जुड़ा है, तो मैं पहले तो सर एक दो चीजें उस संदर्भ में जरूर बताना चाहूंगा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है। वैसे जो भी हमारे ये नायक हैं, जो महापुरुष हैं, इनके बहुत सारे कोटेशन हैं सर जो उनके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण अनुभवों से निकले हुए हैं। तो एक बड़ा उनका अच्छा कोटेशन है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करो, सारा संसार आपको मान्यता अवश्य देगा। और मुझे लगता है सर कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, वो वास्तव में उनके कथन और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं, उन दोनों में एक बेहतरीन प्रकार का सामंजस्य और तालमेल प्रस्तुत करता है। जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, जाहिर सी बात है, विश्व का सबसे विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन है, समावेशी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हर वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, विविधताओं का प्रतिनिधित्व मिला है। और इतने विशालकाय देश के लिए पिछले 75 वर्षों से अधिक समय से हम उसी संविधान से आज भी बेहतरीन तरीके से काम चला रहे हैं, जो 1950 में निर्मित हुआ था। और भले उसमें 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो गए, बहुत सारी न्यायिक व्याख्याएं हो गई, इतना वो गतिशील प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने वाली एक ऐसी सभा, जिसके बारे में मैं कई बार ये कह दिया करता हूं कि ना भूतो ना भविष्यति, यानी ऐसी सभा ना उससे पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी होगी। उस सभा जिसमें 300 से ज्यादा लोगों का निर्वाचन करने की व्यवस्था थी, मनोनयन करने की व्यवस्था थी, और बड़े दिग्गज लोग वहां थे, राष्ट्रीय आंदोलन के समर्पित जो कार्यकर्ता वहां थे, बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद थे, कानून के ज्ञाता वहां थे। और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति है, उनका प्रतिनिधित्व है, उनके द्वारा किए गए काम है। और
इतने लोग जहां हैं उसके मध्य और सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, 20 से ज्यादा कमेटीज का योगदान रहा संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर, और उसके बावजूद एक सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में ये कहना, ये बात करना कि साहब संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, महत्वपूर्ण मुख्य शिल्पी के रूप में, तो सर ये निश्चित रूप से एक बौद्धिक जिज्ञासा प्रस्तुत करता है। और आपका आभार है कि आपने सबसे पहला प्रश्न ही इस संदर्भ में रखा। सर मैं पहले तो इसका एक सैद्धांतिक संदर्भ प्रस्तुत कर देता हूँ। सैद्धांतिक संदर्भ ये है सर कि एक जब भी कोई इमारत बनती है तो उस इमारत का जो सबसे पहला जो मेजर वर्क होता है वो एक उसका जो ड्राफ्टिंग होती है, ब्लूप्रिंट या खाका जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आर्किटेक्ट की हमें आवश्यकता पड़ती है, और उस आर्किटेक्ट से हम सारी चीज समझते हैं, उसको समझाते हैं, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो उनके सामने रखते हैं, और फिर वो उसे जानकर और उनके मस्तिष्क में जो उनका पूर्व का ज्ञान और अनुभव होता है उन सभी चीजों को उड़ेलते हुए वो ब्लूप्रिंट बनाया करते हैं। और उस ब्लूप्रिंट को हम उस मकान की नींव से पहले उस ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं, और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर उसके कॉलम, उसका स्ट्रक्चर और उसकी इमारत और उसकी फिनिशिंग सब कुछ सर उसी पर तय होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सर ये जो ब्लूप्रिंट तैयार करने का जो काम जिस कमेटी को दिया गया था वो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। और संविधान सभा का जब अधिवेशन स्टार्ट हुए तो पांचवा अधिवेशन जब आया अगस्त 1947 में, पांचवा अधिवेशन वैसे भी इसलिए आकर्षक है क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत की आजादी की भी घोषणा हुई थी। 14-15 अगस्त से लेकर और 30-31 अगस्त तक 1947 में अधिवेशन चला सर, पांचवा अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के मध्य 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, और उस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को दी गई। मैं उस पर अभी बात करूंगा सर कि उन्होंने खुद इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी थी। 30 अगस्त से लगातार उन्होंने इसकी बैठकें करी, और हमारी संविधान सभा की जो एक पूरी प्रोसेस रही, टोटल तो 12 अधिवेशन हुए, निर्माण 11 अधिवेशनों में हुआ, 12वां अधिवेशन लास्ट था, और लगभग 165 से 167 दिन तक के मध्य उसकी बैठकें हुई। उसमें 141 दिन तक, यानी आप समझ लीजिए सर लगभग 90% जो बैठकें हैं वो इस प्रारूप समिति की बैठकें हुई। और इस प्रारूप समिति का काम ये था कि 46 से लेकर के और 47 जब तक ये समिति गठित हुई, और उसके बाद भी जब ये काम करती रही, विभिन्न समितियां जो कुछ अपने मसौदे प्रस्तुत कर रही थी और विभिन्न प्रकार के जो संशोधन प्रस्तुत हो रहे थे, उन सब का समावेशन, और खासकर संविधान सभा के सचिवालय की जो परामर्श शाखा थी जिसमें BN राव साहब, क्योंकि उनका एक अलग महत्व है संविधान के निर्माण में, उन्होंने 60 से अधिक देशों के संविधानों का जो गहन अध्ययन करके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी तैयार किया था 243 आर्टिकल्स के साथ, 13 शेड्यूल्स के साथ, उन सब को अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में गठित इस प्रारूप समिति के सामने रख दिया गया। और अंबेडकर साहब के नेतृत्व में इस प्रारूप समिति ने लगातार उसका परीक्षण किया, लगातार उस पर संशोधन थे, उन पर चर्चाएं करी, और फिर वहां से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वाचन यानी रीडिंग्स के लिए प्रस्तुत किया, और वहां से होता हुआ वो सर 1949 में निर्मित हो गया 26 नवंबर को, और 1950 में वो लागू हो गया। तो सैद्धांतिक अगर संदर्भ ले तो सर वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो ड्राफ्ट काम है जिसे हम नक्शा कहते हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी की सबसे ज्यादा बैठकें होना और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाना, ये तो हो गया उसका सैद्धांतिक पक्ष जिसके कारण कहा जाता है जी। दूसरा पक्ष जो मैं इसका व्यवहारिक पक्ष भी सर बात करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा सब लोगों को लगता है, और वो स्वाभाविक भी है कि भाई संविधान निर्माण में तो बहुत सारे लोग शामिल थे, ऐसा मैंने शुरू में आग्रह भी किया, उसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका, तो सर ये भूमिका मुझे लगता है कि उनको अकस्मात नहीं मिली है। 1891 में जन्म से लेकर और उस दौर में जब संविधान सभा में वो पहुंचते हैं, उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ और उसके बिल्कुल एक समानांतर जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सुधारों के मुद्दे पर वो जुड़ चुके थे, और उनका जो व्यापक ज्ञान संविधान का, विधि का जो ज्ञान था, वो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था कि जिस समय सर संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई, उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ नामों के लिए इंश्योर किया कि भाई ये व्यक्ति तो संविधान सभा में होने ही चाहिए। इसलिए अंबेडकर साहब का सर 25 नवंबर 1949 का एक स्पीच है, उस स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस सभा में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र के इस मुद्दे के साथ आया था, लेकिन मुझे प्रारूप समिति में शामिल किया गया तो मैं बड़ा अचरज में आया, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष सर इस बात की ओर मजबूत इशारा करते हैं कि वो
इतनी जो एक विद्वानों की जो सभा है, उस सभा का नेतृत्व करते हुए संविधान के वास्तुकार के रूप में अगर उनको ये उपमा दी गई है तो नितांत उचित प्रकार की। और फिर बाकी तो सर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ते हैं और उसके कुछ प्रसंग हम आज बात कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात निकल कर आती है कि उनका जो ज्ञान, उनकी जो अंतर्दृष्टि, उनकी जो दूरदृष्टि है, उनकी जो बौद्धिक सूझबूझ है, वो लगातार सर ये जो एक उपाधि हम कह सकते हैं, ये एक सम्मान कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो इस सम्मान से भी बड़े सम्मान के हकदार। जी, तो जैसा आपने कहा कि संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति थी, उसकी अध्यक्षता का दायित्व डॉक्टर अंबेडकर जी को दिया गया। तो एक प्रकार से जो पृष्ठभूमि आपने बताई, ये सारा श्रेय जो ये दायित्व उनको दिया गया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन था। हाँ, शुरुआत में सर उनके द्वारा ही। और क्षमता में और जो उनमें संभावना निहित थी, हाँ, उनको उन्होंने पहचाना। हाँ, और उनके उस प्रस्ताव को फिर समर्थन मिलता है और उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। तो यही पृष्ठभूमि है ना, मतलब ये इनके वहां पहुंचने की। हाँ, एक निर्वाचन तो सर एक जो व्यवस्थाएं थी वो तो था ही, जैसे मूलतः तो बंबई से उनका निर्वाचन क्षेत्र आ रहा था, बाद में बंगाल से वो चुने गए थे। और उसमें भी एक रोचक बात ये थी सर, उनके महत्ता को इसी बात पे आगे बढ़ती है कि बंगाल से जब उनका निर्वाचन हुआ और जब माउंटबेटन योजना आई, जिसे हम विभाजन योजना कहते हैं, और उसके बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान की प्रस्तावित संविधान सभा में चला गया, तो अंबेडकर साहब का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो तो पाकिस्तान के लिए चला गया। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने ये चिट्ठी लिखी संविधान सभा के लिए कि भाई अंबेडकर जी का निर्वाचन पुनः सुनिश्चित किया जाए। और तब बॉम्बे से एमआर जयकर साहब जो थे, उनकी सीट खाली हुई और उस सीट से अंबेडकर साहब का पुनर्निर्वाचन हुआ। तो ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो उस निर्वाचन क्षेत्र की रिक्ति के बावजूद वापस से वो पुनर्निर्वाचित होकर पहले बंगाल से फिर बंबई से वो संविधान सभा में पहुंचे सर। अच्छा योगेश जी, जैसा आपने बताया कि संविधान सभा की नियमित बैठकें होती रही और प्रारूप सभा का अध्यक्ष मैंने चुना गया, और ये समय आपने बताया 12 अगस्त से 29 अगस्त के बीच। हाँ, ये 29 अगस्त 1900। हाँ, पांचवी जो उनकी बैठक हो रही थी। हाँ, और उसके बाद भी बहुत सारी बैठकें हुई। देश आजाद हो चुका था और संविधान 1950 जनवरी में ये स्वीकृत किया गया। वो जो दौर था देश की आजादी के तुरंत बाद का, उस समय डॉक्टर अंबेडकर के सामने, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना उस समय उन्हें करना पड़ा, या वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे थे? मुझे लगता है उस संविधान सभा के निर्माण के पीछे उन चुनौतियों का, उस पृष्ठभूमि का भी बहुत कुछ योगदान रहा होगा। तो कुछ उसकी व्याख्या कीजिए, किस तरह से उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। जी, जी सर। सर ये अक्सर कहने में आती है बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 2 परिणाम निकले और 2 बिल्कुल पैरेलल परिणाम हैं, और ये विश्व के लिए एक अनूठा विषय है सर कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक परिणाम तो भारत की आजादी के रूप में निकला और दूसरा परिणाम संविधान के निर्माण के रूप में निकला। और राष्ट्रीय आंदोलन के ही दौर में 20वीं सदी में, यानी 1905 के बाद बिल्कुल एक प्रयास इस प्रकार के सक्रिय हो चले थे कि आजादी के साथ साथ हमें अपने खुद के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित एक संविधान चाहिएगा। और जो ब्रिटिशर्स थे वो निश्चित रूप से हमको संवैधानिक सुधार के अधिनियम भी दे रहे थे। 1919 का, 1935 का अधिनियम दिया था। और अंबेडकर साहब का महत्व तो सर इसमें भी दिखाई देता है कि 1919 का जो अधिनियम आया था, वो अधिनियम जब प्रिपेयर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस समय साउथ बारो जो कमेटी थी, उस कमेटी के सामने भी अंबेडकर साहब ने अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। फिर 1930 से 1932 तक जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज सम्मेलन, जहां भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने की बात थी, अंबेडकर साहब ने वहां भी भाग लिया, वहां भी अपना एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा। तो ये तो एक स्वाभाविक सा विषय था सर कि जो फ्रीडम मूवमेंट का एक आउटपुट, एक तरफ तो आजादी मिला और दूसरा आउटपुट था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण। तो स्वाभाविक ये विषय था सर कि जो हमारी फ्रीडम के साथ साथ जो समस्याएं आ रही थी, मुख्य रूप से हम 2 टाइटल में उन समस्याओं को रखा करते हैं सर। एक होता है स्टेट बिल्डिंग और दूसरा होता है नेशन बिल्डिंग, यानी एक तो होता है राज्य निर्माण और दूसरा होता है राष्ट्र निर्माण। राज्य निर्माण का मतलब है सर देश के लिए एक विशालकाय राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रकार की मशीनरी का निर्माण करना होगा। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चलनी चाहिए। एक लोक कल्याणकारी जो राज्य का संकल्प है वो प्रस्तुत होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। और दूसरा जिसे हम नेशन बिल्डिंग कहते हैं सर, वो निश्चित रूप से एक वैचारिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट में चूंकि हम एक विशालकाय देश में रहे, जहां 550 से ज्यादा रियासतें, 11 प्रांत और विविध धर्म जातियों के लोग, भाषा के अलग मुद्दे,
विभिन्न प्रकार के आंदोलन उस समय चल रहे थे, तो राष्ट्र निर्माण का मतलब ये था कि वो जो धार्मिक आधार जो कालांतर में सांप्रदायिक पहलू में प्रस्तुत हो रहा था, जो भाषाओं को लेकर जो समस्या आ रही थी, जो विभिन्न जातिगत जो मुद्दे थे, खासकर एक जातिगत मुद्दा तो सर अंबेडकर साहब खुद उस चीज को उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही जो झेला था, एक भारतीय समाज की एक जो जातिगत जो संरचना का एक अवगुण की जो व्यवस्था के रूप में रहा, एक जातिगत विभेद का। तो तमाम प्रकार की जो चीजें राष्ट्रीय आंदोलन के जो सामने थी, वही अब सर संविधान सभा के सामने दिखाई दे रही थी। इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि जिस संविधान का निर्माण किया जाए वो केवल तात्कालिक दृष्टि नहीं रखे, बल्कि एक दीर्घकालीन दृष्टि का परिणाम। और संभवतः ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से भारतीय संविधान के निर्माण में न केवल समय लगा, बल्कि उसमें करीब 7,635 संशोधन आए, जिसमें लगभग 2,473 संशोधनों पर तो विचार किया गया सर। ये अंबेडकर साहब का द्वारा दिया गया डेटा है संविधान सभा में, जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित हुआ वो तात्कालिक आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आशाओं का प्रतिफल होने वाला था। और शुरू में जैसा मैंने निवेदन किया सर कि 75 वर्ष बाद भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आज भी चल रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए। तो ये जाहिर सी बात है सर कि वो जो आजादी के साथ की समस्याएं थी, धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद की, प्रांतों की तरफ से, कुछ प्रांतों की तरफ से अलग होने जैसी घटनाएं जो प्रस्तुत हो रही थी, विभिन्न प्रकार की जो एक देश को एकीकृत करने की जो चीजें थी, वो अंबेडकर साहब के सामने, प्रारूप समिति के सामने, संविधान सभा के अन्य सदस्यों के सामने वो प्रस्तुत हो रही। जैसा आपने कहा कि उन सारी चुनौतियों के बीच में संविधान निर्माण की बात की जा रही थी, और डॉक्टर अंबेडकर उन्हीं के शब्दों में जो संभवतः अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जी इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें शायद सपने में उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दे दिया जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने जो हमारे संविधान की मूल भावना है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की, उसमें सबसे अधिक महत्व किसको दिया उन्होंने? हाँ सर, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अंबेडकर साहब ने जब लोकतंत्र को समझाना शुरू किया, मैं उससे इस बात को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली सर अंबेडकर साहब का जो ज्ञान है उस समय बहुत व्यापक है। और मैंने बहुत वर्षों पहले जो संविधान के एक प्रख्यात हमारे सर गुरु हुए और विशेषज्ञ हुए, आप तो भली बात जानते रहे, प्रोफेसर जेसी जौहरी साहब, जिनके विषय में कहा जाता था कि जब वो पढ़ाते तो ऐसा लगता था कि संविधान ही सामने घटित हो रही है घटनाएं। अब तो वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो उनके मुंह से मैंने सर एक बार एक सभा में सुना था, उसी चीज को मैं उदाहरण के रूप में ला रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई अंबेडकर ऐसा लगता था कि उस समय कानूनों को जैसे घोट कर उन्होंने पी लिया है। जो लॉर्ड मैकाले का जो संदर्भ था ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था के इतिहास में, वो कानूनी जो समझ है वो अंबेडकर साहब के साथ थी। तो उस दौर में सर अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की एक जो त्रयी, जिसको हमको कहना चाहिए सर, एक जो ट्रायो जो है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। और ये माना कि ये जो लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी है, जिसको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का नाम भी उनके द्वारा दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने कहा कि साहब ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी जो है वो कॉन्सेप्ट में फ्रांस की राज्य क्रांति से ग्रहण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फ्रांस की राज्य क्रांति में ये 3 नारे लगे थे सर। तो उन्होंने कहा कि ये वहां से नहीं, बल्कि ये तो मैं जो एक बौद्धिक जो विचार है, बुद्ध का जो विचार है, धर्म का जो विचार है, वहां से ले रहा हूं। और इसका मतलब ये है कि सामाजिक दृष्टि से लोकतंत्र कायम होना चाहिए, और सामाजिक दृष्टि से यदि लोकतंत्र कायम हो गया तो राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र कायम होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीनों जो मूल्य हैं सर, इनको एक दूसरे का उन्होंने पूरक माना। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मूल्य को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तीनों में से यदि एक भी दूसरे से अलग हो जाता है तो आप समझिए कि सामाजिक जो ढांचा है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये तीनों मिलकर ही न्याय की उस धुरी का निर्माण करेंगे जो सामाजिक न्याय के रूप में प्रस्तुत हो सकेगा। तो हम कह सकते हैं सर सैद्धांतिक रूप से कि चूंकि अंबेडकर सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पक्षधर हैं, तो सामाजिक न्याय की नींव में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को लाकर वो सामाजिक न्याय को इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार के रूप में, इसके आत्मा के रूप में वो स्थापित करना चाहते थे। जी, तो इसी तरह से इसी के साथ एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि तो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय, इनके उस पारस्परिक संबंध और समन्वय को किस तरह से उन्होंने देखने की या उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की? हाँ सर, ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है सर कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा एक वास्तव में विशिष्ट पार्ट है। और
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 38 दिन तक इसी फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट पर चर्चा हुई थी। सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हुई थी। इवन सबसे बड़ी जो कमेटी थी वो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो एडवाइजरी कमेटी थी वही थी। तो फंडामेंटल राइट्स, चूंकि अंबेडकर सर एक्चुअली ये माना जाता है, और उस पर भी हम आगे बात कर सकेंगे, जो पश्चिम की जो उदार संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था है सर, अंबेडकर उसके बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने बड़ा नजदीक से उसका अध्ययन किया था और वहाँ के डेवलपमेंट से, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उससे वो बड़े प्रभावित थे। और निश्चित ही वो मानते थे कि भारत का जो सामाजिक विषमता है, भारत में जिस प्रकार की अभावजनित स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उसका समाधान उस पश्चिम के उदार संसदीय प्रजातंत्र की विशेषताओं को भारत में लागू करने से होगा। और उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इंडिविजुअल जो डिग्निटी है उसको महत्व दिया जाए, और इंडिविजुअल डिग्निटी का प्रोटेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के लगभग हर आर्टिकल पर अंबेडकर साहब के न केवल खुद के विचार आए, बल्कि जो संशोधन उस समय प्रस्तुत किए गए, उन संशोधनों पर जो एक महत्वपूर्ण तर्कसंगत दृष्टि थी वो उनके द्वारा दी गई। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण सर यहाँ दूंगा एक फंडामेंटल राइट का, कि आर्टिकल 32 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है, जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन सुनिश्चित हो पाता है, तो ये अंबेडकर साहब का इतनी जबरदस्त बौद्धिक दूरदृष्टि है कि उन्होंने संविधान सभा में इस राइट पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि हमारे जो इस संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके अभाव में अन्य सभी जो अधिकार हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगे, तो मैं आर्टिकल 32 को छोड़कर किसी अन्य अधिकार का नाम ले ही नहीं सकता। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा है वो आर्टिकल 32। और हम देखते हैं कि आज जो स्टेट या विभिन्न एजेंसी जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या इंक्रोचमेंट करती हैं, तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, रिट प्राप्त कर सकता है विभिन्न प्रकार की इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से। तो ये पक्ष तो महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही सर जो सामाजिक न्याय की धारणा है वो चूंकि बड़ी विस्तृत धारणा है और ये मानती है कि समाज का जो वंचित तबका है, जो उपेक्षित तबका है, जो हाशिए पर स्थित व्यक्ति है, उसके लिए जो लोक कल्याण की व्यवस्थाएं हैं उनका जो वितरण है वो प्राथमिकता के साथ हो। स्टेट जो है उस वर्ग को अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं प्राथमिकता दे। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उनका यह मानना था कि भाई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर उचित जो रेशनल रेस्ट्रिक्शन है वो होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर फंडामेंटल राइट जो है वो सबके लिए सुलभ हो सकेगा। जब वो सबके लिए सुलभ होंगे तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक न्याय जो है वो अपने आप ही उसकी सिद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण उनका दर्शन था और उसके माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक समानता का सपना देखा। जैसा आपने बताया कि उन्होंने किस तरह से मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता, इन सब की बात उन्होंने कही, तो इन सब का एक टोटलिटी में इफेक्ट होता है। हमारे देश का संविधान महज एक पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, वो एक जीवंत दस्तावेज है। तो वो जीवंत दस्तावेज बनाने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की जो समग्र सोच, उसको आप किस रूप से देखते हैं या उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे संविधान को एक औपचारिक कानून का ग्रंथ या प्रावधानों का ग्रंथ बनाने की बजाय एक जीवन दस्तावेज जो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र की जो आत्मा है उसमें दिन प्रतिदिन कहीं धड़कता है और उसको सशक्त ढंग से आगे संचालित करने के लिए और लंबे समय तक उसको देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, जिसकी प्रभावशीलता को हम आज भी महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की सोच किस तरह की थी? सर मैं ये सामान्यतः ये आपके माध्यम से सभी के लिए संदेश देना चाहूंगा कि जो आपने प्रश्न किया अंबेडकर साहब के उस दृष्टिकोण का, वैसे तो संविधान सभा में विभिन्न अवसरों पर वो चीज मिली है सर, लेकिन चूंकि बहुत व्यापक दस्तावेज है संविधान सभा की डिबेट, यदि केवल 2 दिनांक जो मैं बता रहा हूँ सर, कि उस दिन यदि भीमराव अंबेडकर साहब के जो वक्तव्य हैं संविधान सभा के, यदि उनका अध्ययन बहुत ढंग से कर लिया जाए तो सारा जो दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है। एक तो है 4 नवंबर 1948 संविधान सभा का 7वां अधिवेशन स्टार्ट हो रहा था और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को वो फर्स्ट रीडिंग के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। एक तो 4 नवंबर 48 को जो उन्होंने स्पीच दी, जहां से मैं भी बात अपनी करूंगा सर, और दूसरा जब एक कंक्लूडिंग स्पीच उनकी आई 11वें अधिवेशन में, जो 26 नवंबर को अधिवेशन समाप्त हुआ, उससे जस्ट एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को उन्होंने जो एक कंक्लूड अपना किया है, जहां उन्होंने इन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात भी की है, अभी अपना आगे बात कर सकेंगे सर हम लोग। तो वो जो दृष्टिकोण है वो ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लाए गए वो प्रोविजन चाहे विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनको लिया जाना था, क्योंकि उस समय एक आलोचना भी निकल कर आ रही थी सर, और ये आलोचना बाद तक भी की जाती रही कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार ली गई वस्तुओं का थैला है,
मौलिकता इसमें कुछ भी नहीं है, 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान ज्यों के त्यों रख दिए गए। तो अम्बेडकर साहब ने बड़ा साहसपूर्ण, निर्भीकता से और बड़ा तर्कसंगत उन्होंने आंसर दिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कई हजार वर्षों पहले तय किए जा चुके हैं, उन पर किसी का एकाधिकार, किसी की मोनोपोली नहीं है। और इसलिए यदि हम किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बेसिक चीजें ग्रहण करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है। मूल बात यह है कि हम उनको अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार से ढालते हैं। दूसरी बात की भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो ये जानते थे सर कि यहाँ कोई भी सुझाव, खासकर जो संवैधानिक नैतिकता का जो उन्होंने संदर्भ जो दिया था सर, जो इतिहासकार ग्रूट के जो एक बड़े महत्वपूर्ण रूप में, और कालांतर में मैंने भी सर कई बार अध्ययन किया, आप तो सर मीडिया से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे जो सेमिनार्स वगैरह वहां जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इस प्रश्न को उठाया गया कि भाई जो संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहे थे अम्बेडकर साहब, तो अम्बेडकर साहब का कहना था कि हमारा अतीत में हमने भले लोकतांत्रिक प्रकृतियां देखी हों, लेकिन हमारा जो कुछ वर्षों से जो हमारे सामाजिक जो विषमताएं प्रस्तुत हुई हैं, उन सामाजिक विषमताओं के अंतर्गत स्वभावतः जो हमारी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं कि यदि हमने उन प्रकृतियों का नियंत्रण करने के लिए अपने संविधान में विस्तार पूर्वक विभिन्न प्रावधानों की रचना नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो समाज है वो टूटन का शिकार हो जाएगा। यही कारण था सर उन्होंने कि संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था अपनाई। यही कारण था कि मजबूत केंद्र और प्रांतों की स्वायत्ता का एक जबरदस्त प्रकार का समन्वय प्रस्तुत किया। यही कारण है कि संविधान में लचीलापन और कठोरपन दोनों के मध्यम मार्ग का समन्वय किया। यही कारण है कि फंडामेंटल राइट्स उन्होंने दिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ, साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ करके दी, और ये माना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भले जुडिशरी के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इनके पीछे इतना मोरल फोर्स है कि कोई भी सरकार जो जनता के मतों पर आएगी वो इनका जो है आदर करने से नहीं चूकेगी, अन्यथा मतदाता उसको चुनाव के समय जवाब प्रस्तुत कर देंगे। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो कि जो ग्रामीण प्रजातंत्र को लेकर उस समय एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रही थी, खासकर सर उस समय महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था भारत के पूरे फ्रीडम मूवमेंट पे और इवन संविधान सभा के मेंबर्स के ऊपर। तो ग्रामीण प्रजातंत्र की भी बहुत सारी विसंगतियां जो अम्बेडकर उस समय देख के आ रहे थे एक अपनी एम्पिरिकल स्टडी के माध्यम से, तो ग्रामीण प्रजातंत्र पर उन्होंने उस संसदीय प्रजातंत्र को तवज्जो दी। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं सर जहां अम्बेडकर जी का जो दृष्टिकोण है, उनकी जो बौद्धिक समझ है, उनका जो अपना अनुभव है और जो विभिन्न संविधानों की उनकी जो ठोस समझ है, वो सब भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में सर दिखाई पड़ा है। जी देखिए, जब इतना एक समग्र दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर ने सारी परिस्थितियों पर उस समय चिंतन मनन किया और सामाजिक न्याय की बात वो बार बार करते हैं। सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण। और अभी भी देश की आजादी के आज 7वें 8वें दशक में हम पहुंच गए हैं और आरक्षण अभी तक बरकरार है। क्योंकि अंबेडकर जी मूलतः है, मैं फिर उस बात को रेखांकित करूंगा जो आपने भी कहा अंबेडकर जी को कोट करते हुए कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए एक तरह से वहां आए थे। तो उनकी जो आरक्षण के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे वो किस तरह के थे, वो किस तरह का आरक्षण देने का पक्ष लेते थे, कितने समय के लिए उन्होंने कुछ बात कही। क्योंकि जो हमने पढ़ा है आरक्षण कुछ वर्षों के लिए था कि उसके बाद फिर जैसा भी आगे शासन प्रशासन सोचेंगे वो व्यवस्था चलेगी, लेकिन अब एक तरह से ये आज की तारीख में हमारे यहाँ स्थायी हो चुका है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इसके मेरिट डिमेरिट्स की अपन बात नहीं कर रहे, केवल डॉक्टर अंबेडकर के विचार उस समय संविधान सभा की बहस के समय आरक्षण को लेकर किस तरह के थे। सर थोड़ा सा इसके लिए एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जरूर यहाँ पर उसको संदर्भित करूंगा क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं सर इस बात में बिल्कुल निर्विवाद रूप से कि अंबेडकर जी का जो पूरा जीवन दर्शन है वो निश्चित रूप से उस वर्ग के उत्थान को समर्पित है जो वर्ग भारतीय समाज में ऐतिहासिक कालखंड से लेकर के और आज तक विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताओं का वो शिकार रहा है सर। नो डाउट आज भी न्यूज़पेपर्स में या इस प्रकार के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं कि सामाजिक तौर पर एक विषम प्रकार की स्थितियां और वो भेदभाव का सामना करता है। तो न केवल अंबेडकर ने उस चीज का सामना किया था, ना केवल उस समय सामाजिक व्यवस्था में दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंबेडकर का जो थॉट है सर उस समय जो ज्योतिबा फुले जो उस दौर में एक बड़े समाज सुधारक हो चुके थे ऑलरेडी, और विभिन्न जो हमारे समाज सुधारक इवन मैं विवेकानंद जी को भी यहाँ कोट करूं, जबकि अंबेडकर जी का तो सर जन्म 1891 में हुआ है और विवेकानंद जी तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में आ चुके थे। और विवेकानंद जी का भी कहना था कि हमारा जो धर्म है वो रसोई घर तक सीमित हो गया है,
मुझे मत छुओ, इसे मत छुओ, ये यहाँ तक हम केंद्रित हो गए हैं। तो अंबेडकर साहब का वो जो दृष्टिकोण था, तो उसके सर पक्ष कई सारे थे। वो पक्ष ये कह रहे थे, क्योंकि एक बड़ा उनका फेमस कोटेशन चलता है, जब वो वंचित वर्गों के, जिसे दलित जातियों के रूप में भी कहा जाता है, डिप्रेस्ड क्लास के रूप में भी कहा जाता है, उनके संदर्भ में उनका कहना था, 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसका मतलब ये था कि आपको यदि अपनी दशाओं में, अपनी स्थितियों में सुधार करना है, तो निश्चित रूप से आपको उस काबिल होना होगा और निश्चित रूप से एक निरंतरता, गतिशीलता लानी होगी। उसके अलावा 1932 में जो एक सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं, मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा हुई थी। अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में चूंकि जो वंचित वर्ग है, उसकी व्यवस्था को धार्मिक आधारों पर सही ठहराने का जो एक कार्यक्रम चला है धर्मशास्त्रों का, उन्होंने उस आधार पर विरोध भी किया था। वो एक, हालांकि एक अलग प्रकार का विषय रहा, गांधी के साथ उनका वैचारिक मतभेद भी उन बिंदुओं पर रहा, लेकिन उन्होंने अपने एक ठोस तर्कों के माध्यम से उन्होंने कुछ अपने सर चूंकि अनुसंधान भी किए, कुछ किताबें उनकी आई, हु वर द शूद्रास और व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, इस प्रकार के उनका, क्योंकि अंबेडकर का रुझान सर पूर्ण रूप से बौद्धिक प्रकार का था और कानूनी प्रकार का उनका दृष्टिकोण था। तो उनका ये मानना था कि वो जो वंचित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए ये आवश्यक है कि जो वंचित वर्ग है, उनका अपना एक अलग प्रकार का प्रतिनिधित्व हो। और 1932 में ब्रिटिशर्स ने उनकी इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि गांधी का दृष्टिकोण सर थोड़ा सा अलग प्रकार का था। गांधी के दृष्टिकोण में नैतिकता का, आध्यात्मिकता का पुट, और गांधी का अपने निश्चित रूप से एक बहुत वास्ट अनुभवमूलक दर्शन था। गांधी का जो व्यवहार में धरातल पर उतरा हुआ दर्शन था गांधी का भी। तो गांधी का मानना था कि अगर इस प्रकार से वंचित वर्गों को बिल्कुल अलग हमने मान लिया, तो इससे हिंदू समाज में, भारतीय समाज में एक विभाजन पैदा हो जाएगा। इसलिए एक फिर पूना पैक्ट हुआ 32 में, और वहां ये हुआ कि ठीक है, वो एक पृथक प्रतिनिधित्व ना होकर और जो मौजूदा जो सीटें हैं वहां एक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो मुद्दा तो सर वहां से प्रस्तुत हो गया। जिस समय संविधान सभा में आया, चूंकि मैंने ये आपको निवेदन किया कि 25 नवंबर को जो 1949 की उनकी स्पीच है, उसमें उन्होंने संविधान सभा में अपनी भूमिका और उसके प्रति जो एक उन्होंने प्रशंसा भी की, बट कांग्रेस जिससे उनका वैचारिक विरोध रहा, उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की है उस 25 नवंबर के दिन। हाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से उसकी प्रशंसा की कि इस प्रारूप समिति में और संविधान सभा में जो अनुशासन बनाए रखने का श्रेय है, वो कांग्रेस को दिया जाएगा, जो सबसे बड़े दल के रूप में थी, जबकि वो कांग्रेस को उस समय एक प्रकार से विरोधी की स्थिति में। और इसीलिए उन्होंने उस चीज को रेखांकित भी किया था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कांग्रेस का जो ध्रुव विरोधी था, मुझे प्रारूप समिति में लाया गया। तो आरक्षण का जो विषय था, वो उस पूरी योजना का एक पार्ट विशेष था। निश्चित रूप से वो एक ऐसी चीज थी कि जिसको प्राप्त करके, जिसको शुरू करके वो जो वंचित वर्ग है, वो उस दौड़ का, वो जो दौड़ चल रही है, उस दौड़ का एक हिस्सा बन सकेगा। लेकिन कालांतर में जो सर मैं कई बार ये कहता भी हूं कि अंबेडकर साहब सर बहुत, क्योंकि 56 में उनका देहावसान हो गया, तो लगभग वो 65 ईयर में ही चले गए। और हमें मानते हैं कि खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं मानकर चलता हूँ कम से कम वो 75-80 वर्ष तक वो यदि जीवित रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा वो योगदान दे पाते हैं। ये मेरा सर व्यक्तिगत मानना है, मैंने देखा भी है कई बार। तो मुझे लगता है कि 10-15 वर्ष यदि अंबेडकर साहब और जीवित रहते, और वो जो कांग्रेस का शुरुआती काल था, नेहरू काल था, जिसमें राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण चल रहा था, जहां आरक्षण को लेकर एक प्रारंभिक प्रयोग स्टार्ट हुआ था, तो मुझे लगता है अंबेडकर साहब का संविधान सभा में की गई जो व्यवस्थाएं थी, उससे कुछ इतर व्यवस्थाएं जो राजनीतिक व्यवस्था में आई, क्योंकि 51 में पहला संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद से आरक्षण की व्यवस्था एक राजनीतिक उसने आधार प्राप्त कर लिया। तो मुझे लगता है कि सर वो बात शायद अब थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण हो गई, कि वहां बात की बजाय वो जो राजनीतिक पक्ष आ गया। यदि अंबेडकर साहब थोड़ा वर्ष और जीवित होते, तो निश्चित रूप में इसमें कुछ और सुधारात्मक और कुछ बौद्धिक प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से विकसित हुई होती, ऐसा मैं मान पाता हूं सर। हाँ, आरक्षण एक प्रारंभिक उपाय जरूर रहा, और वो अंबेडकर साहब के दर्शन के बिल्कुल अनुकूल था सर उसमें, कि वंचित वर्ग को जब तक प्रतिनिधित्व सशक्त रूप से नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आवाज पहुंचेगी नहीं। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है समाज में जो वंचित वर्ग है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी स्वीकृति। यदि वो स्वीकृति मिल जाती है उसको बहुत आसानी से, तो फिर राजनीतिक आधार पर आरक्षण को बहुत लंबे समय तक बरकरार ना भी रखा जाए, तो भी काम चल पड़ेगा। और निश्चय ही अंबेडकर जी समय के अनुरूप, बल्कि समय से आगे अपने चिंतन के माध्यम से इस देश को उन्होंने नेतृत्व दिया। और शायद यही कारण है, जैसा आपने कहा, कि वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस से विरोध होने के बावजूद उन्हें न सिर्फ प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यदि मुझे ठीक याद है तो स्वतंत्र भारत में पहले विधि मंत्री भी वही थे। हाँ सर, बिल्कुल सर, अंतरिम सरकार में, बिल्कुल सर, जो अंतरिम सरकार अपनी बनी उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर का इतना बड़ा योगदान रहा। लेकिन दूसरी ओर आपने भी संकेत रूप में बात की कि गांधी और उनमें वैचारिक मतभेद था।
योगेश जी, उस समय एक से एक धुरंधर नेता थे। जी जी सर। मतलब वो दौर जो राष्ट्रीय आंदोलन का था, उस समय हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, जो क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, बुद्धिजीवी थे, अपने अपने ढंग से चीजों की व्याख्या कर रहे थे। और निश्चित रूप में संविधान सभा में तो हमारे अधिकांश लोग विधि वेत्ता थे। हाँ बिल्कुल तो सर। ऐसे लोगों के बीच में डॉक्टर अंबेडकर का काम करना, गांधी नेहरू जैसे तपे हुए महापुरुष उनके साथ में, तो ये जो आपने संक्षिप्त रूप में बात कही कि वैचारिक मतभेद कहीं हम देखते हैं, उसे कुछ और स्पष्ट कीजिए। किस तरह के वो वैचारिक मतभेद थे, और अंततः उन मतभेदों का, क्योंकि मतभेद होना लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो वैचारिक मतभेद है, ये कहीं हमें और अधिक सुदृढ़ता की ओर ले जाता है। तो ये जो वैचारिक मतभेद गांधी, नेहरू, अंबेडकर या और भी उस समय के जो समकालीन नेता थे संविधान सभा में थे, तो इन असहमतियों का किस तरह का प्रभाव पड़ा, या उन असहमतियों को आप किस रूप में एक संविधान के विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं, समझते हैं, कुछ उन संदर्भों का हमारे सामने स्पष्ट कीजिए। जी जी सर। सर मैं जितना इस चीज को समझने का प्रयास करता हूँ, मूल बात यह है सर कि एक तो होता है लक्ष्य या उद्देश्य, इसको हम बोलते हैं साध्य बोल देते हैं, और एक होता है साधन या प्रक्रिया। जी। ये दोनों ही ऐसे विषय हैं सर जिसको लेकर अंबेडकर साहब और गांधी जी, अंबेडकर साहब और नेहरू जी, या अन्य जो राजनीतिक नेतृत्व थे, कई बार हम नेहरू और सरदार पटेल के संदर्भ में भी बात करते हैं, और भी अन्य व्यक्तित्व हैं, तो साधन और साध्य उन दोनों का सर एक अंतर आता है। मूल बात सर, चूंकि अंबेडकर साहब के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं दो तीन चीजें राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के और संविधान सभा तक लाने का प्रयास करता हूँ। एक बात तो सर पक्ष ये था कि चूंकि बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, और उस समय पर सर कोलंबिया विश्वविद्यालय से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सर उनका जो शोध प्रबंध था वो इकोनॉमिक्स में था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये उनका शोध प्रबंध था। और फिर बारेट लॉ की उपाधि प्राप्त करना उस समय पर, तो विधि के भी विशेषज्ञ थे, आर्थिक विशेषज्ञ भी थे, तो विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान। और सर आपने तो ना जाने हम जैसे कितने विद्यार्थियों को शोध अनुसंधान कराया अपने पूरे उस अकादमिक क्षेत्र में, तो आप ही गुरुजनों से हमने जाना कि अपनी कोई भी बात यदि आपको कहनी है, तो वो प्रामाणिक जो संदर्भ होते हैं उनके साथ यदि कही जाती है तो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे याद पड़ता है सर, मेरी पीएचडी का जब निष्कर्ष में लिख रहा था, तो भी मेरे जो प्रोफेसर रही, उन्होंने मुझे कहा कि भाई निष्कर्ष भी तुम्हारा अपना नहीं है, निष्कर्ष भी तुम किसी संदर्भ से लोगे तो वो शायद ज्यादा वैलिड होगा, क्योंकि हमें कई बार ये भ्रम हो जाता है कि अब इतना पढ़ने के बाद मैं जो निष्कर्ष दे रहा हूँ शायद सही है। तो आज मैं उसका महत्व समझ पाता हूँ सर। तो जो संदर्भ है सर, वो संदर्भ उन्होंने जो दिए, तो उनका मानना था, मूल तो जो बात जहां से शुरू हुई थी, जो वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का जो संदर्भ था, गांधी के साथ जो बेसिक एक जो डिफरेंस की बात थी कि चातुर्वर्णीय जो व्यवस्था को लेकर उस समय जो चीजें चला करती थी कि जन्म के आधार पर है, कि स्वभाव या गुण के आधार पर है, कि कर्म के आधार पर है, तो अंबेडकर ने तो उस मूल मान्यता को ध्वस्त कर दिया। अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, ये हिंदू समाज का, भारतीय समाज का जो मूल अंग तो कभी था ही नहीं, वहां तो त्रिवर्ण की व्यवस्था थी। और चूंकि सांख्य दर्शन का उन्होंने संदर्भ लिया था उसमें, कि जिस प्रकार सांख्य दर्शन कहता है कि सत्व, रज और तम तीन गुण होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में तीन गुणों की प्रधानता होती है, और चूंकि तीनों गुण परिवर्तनशील होते हैं पूरी जीवन काल की अवस्था में, इसलिए व्यक्ति जीवन पर्यंत बहुत सारे कर्म करता है, बहुत सारे वो विशेषताओं से युक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे पर्टिकुलर किसी एक वर्ण के साथ जोड़ना, और कालांतर में फिर इसी वर्ण से जाति की उत्पत्ति, तो उन्होंने माना कि ये तो कुछ जो प्रभुत्वशाली जो लोग थे, उन्होंने अपनी उस जातिगत जो श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए धर्मशास्त्रों के मनगढ़ंत आख्यान प्रस्तुत किए। फिर जैसा मनुस्मृति को लेकर, तो जबकि हम जानते हैं सर कि मनुस्मृति का भी भारत की शासकीय, राजनीतिक, इवन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में योगदान है, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति के उस खंड को, जिसमें एक जो वर्ण व्यवस्था है उसका जिस प्रकार से, अनुचित प्रकार से जो समर्थन किया गया, इवन स्त्रियों की मुक्ति का जिस प्रकार से निषेध किया गया मनुस्मृति के अंतर्गत, उसको लेकर उन्होंने जबरदस्त प्रकार की आलोचना प्रस्तुत करी अंबेडकर साहब ने। तो गांधी को लेकर एक तो उनका जो प्रारंभिक मतभेद ये था कि भाई गांधी ये मान रहे थे कि जो चातुर्वर्णीय व्यवस्था है, क्योंकि गांधी का सर विभिन्न धर्मशास्त्रों में, खासकर भगवत गीता का, अंबेडकर साहब ने भगवत गीता के वो जो चतुर्वर्ण का जो श्लोक आता है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, उसका भी खंडन किया। और गांधी गांधी ये कहते थे कि जब भी मुझे संशय होता है मैं भगवत गीता की शरण लेता हूँ, मैं गीता को आध्यात्मिक माता कहता हूँ। तो यहाँ मुद्दा सर दो, मुझे लगता है यहाँ
व्यक्तिगत कोई आकांक्षाओं का तो है ही नहीं। दो अपने अपने, जो आपने सही कहा सर, जो अपने दो ज्ञान के शिखर पर जो दो लोग बैठे हैं, जो अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रमाणित कर सक रहे हैं, उनकी बात है। दूसरा जो मुद्दा था सर, वो था प्रक्रियाओं का, साधनों का, कि गांधी चूंकि नैतिक साधनों में बहुत बिलीव करते थे, क्योंकि गांधी जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो एक सत्याग्रह का सफल प्रयोग वो करके आए थे सर, एक विदेशी जमीन पर, और वहां रह रहे भारतीयों के संदर्भ में, तो उनकी धारणा पुष्ट हो गई थी कि भाई सत्याग्रह जो है वो वास्तव में विरोधी का हृदय परिवर्तित कर देता है। और गांधी इस बारे में बिल्कुल सही थे सर, अपने संदर्भ में बिल्कुल सही थे। और बिल्कुल। भारत में भी उन्होंने उसी चीज को लागू किया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन निश्चित रूप से वो जो जातियां या वो जो वर्ग हैं जो आज शोषक की अवस्था में, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। तो उन्हें समझना होगा, इन वर्गों को, इन जातियों को अपने साथ शामिल करना होगा। गांधी के आश्रम में तो सर प्रवेश की शर्त भी ये थी कि आपको सारे काम खुद ही करने होंगे। तो जब सारे काम आप खुद ही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप चाहे किसी वर्ण या किसी जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई भी कार्य जो है वो हे दृष्टि का नहीं माना जाएगा। तो गांधी की जो प्रकृति है, जो साधन है गांधी का, वो तो एक नैतिक जो आधार है, हृदय परिवर्तन, या हमें कहना चाहिए सर व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे आजकल बोला जाता है कि स्व अनुभूति होनी चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि वो जो प्रभुत्वशाली स्थिति में है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में आ गए, उद्योग के क्षेत्र में आ गए, वो अपनी उस विशेष स्टेटस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो वर्ग जो अभी तक वंचित हैं, जब तक उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, उनके लिए कानूनी संरक्षण नहीं कर देते हैं, उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व नहीं कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सर मुख्य मुद्दा केवल साध्यों को लेकर नहीं, साधनों को लेकर भी था। एक मैं इसमें लास्ट में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि संविधान सभा में भी जब ग्रामीण प्रजातंत्र की बात आई सर, एक तरफ गांधी हैं जो ये कहते हैं कि भारत में 7 लाख गांव 7 लाख हुकूमतों के समान है, और गांधी का एक सामुद्रिक तरंगों का सिद्धांत है वहां, और गांधी कहते हैं कि भाई गांव से प्रजातंत्र मजबूत होता हुआ जाएगा। और कालांतर में हम रामनो लोहिया के चौखंबा सिद्धांत वगैरह में भी उसको देखते हैं, सारी चीजें थी। उन्होंने कहा कि गांव को मजबूत यदि करेंगे, और हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की धज्जियां उखेड़ कर रख दी थी सर गांधी जी ने। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि गांव में सामाजिक विषमताएं मौजूद हैं, गांव सांप्रदायिक हैं, गांव अज्ञानता के कोठरियां हैं, अगर वहां इस समय शक्ति दे दी तो ये जो जातिगत विभाजन है ये स्थायी हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम ग्रामीण प्रजातंत्र को ना लाएं, बल्कि हम संसदीय प्रजातंत्र को लेकर आए, जहां से कानूनों का निर्माण हो सकेगा। तो अंबेडकर की और गांधी की दृष्टि के ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है सर, इसमें सही गलत का तो कोई विषय ही नहीं है सर, बस जी अंतर उस व्याख्या का है सर। हाँ, लेकिन जिस तरह से व्याख्याओं को डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और अन्य नेताओं ने अपने ढंग से विश्लेषित किया, जी जी तो सर। क्या कहीं आपको ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा, जब आपने इतना अध्ययन किया है, कि शायद अंबेडकर को संविधान निर्माण के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं मिल पाई, किसी तरह का दबाव उन पर रहा, कुछ उस तरह का भी आपने उन ग्रंथों में या जो रिपोर्ट्स हैं उनमें देखने का मौका लगा आपको? कुछ चीजें इस तरह की मिली? सर संविधान सभा की डिबेट्स में तो इतना नहीं मिलता है, क्योंकि वहां एक बड़ी अच्छी बात है सर इसका, बल्कि एक उलट पक्ष है सर इसका, कि वहां सर बहुत लोग जो अपने संशोधन पेश करते थे, खासकर केटी शाह साहब, वो भी बहुत विद्वान व्यक्तित्व थे सर उस समय के, और उनके द्वारा जबरदस्त संशोधन पेश किए गए। जब मैं आज पढ़ता हूँ संशोधनों को, तो ऐसा लगता है कि ये संशोधन तो आज एप्लीकेबल होने लायक हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन के रूप में हो, चाहे महिला उद्धार के रूप में हो, बहुत सारे। और एचवी कामत थे दूसरे व्यक्ति, ठाकुरदास भार्गव थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पेश करते थे। लेकिन सर क्या होता था कि मैक्सिमम जो बहस होती थी, उनका समापन जो जिसको हम बोलते हैं सर, वो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो अंबेडकर साहब देते थे। अमूमन ये हुआ कि अंबेडकर साहब ने, और उन सभी संशोधनों को सिलसिलेवार वो अपने तर्कों से खंडित करते जाते थे, और उसमें से कुछ संशोधन जो स्वीकार होने लायक थे उनको स्वीकारते थे। तो ये तो सर हम उस समय के आधार पर तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर रहा होगा, बल्कि अंबेडकर ने वो जो समायोजन किया, हाँ कालांतर में जब सर कुछ बीबीसी के मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे थे, उस समय कालांतर में जब भारत में जो संविधान पर आधारित जो राजनीतिक लोकतंत्र जब शुरू हुआ, उस समय जरूर अंबेडकर के जो स्टेटमेंट है, बीबीसी आर्काइव का जो एक इंटरव्यू भी है बड़ा महत्वपूर्ण, उसमें जरूर उनको निराशा मिलती है कि भारत में जिस प्रकार का लोकतंत्र डेवलप हो रहा है, उसमें सिंबल इतना महत्वपूर्ण है। उनका एक उसमें बड़ा स्टेटमेंट है कि इस सिंबल पर अगर आप जो है गधे को खड़ा कर देंगे तो लोग उस गधे को भी चुन लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि जो उसका राजनीतिक रूपांतरण हुआ, वो वहां कहीं एक गैप है। भारत की सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक संस्थाओं के सशक्तिकरण में एक गैप है, और वो गैप सर वहां अंबेडकर साहब भी, संविधान सभा के अन्य सदस्य भी उस गैप को सर शायद वहां नहीं भर सके, क्योंकि वो गैप भारत की एक लंबी ऐतिहासिक विरासत से सर विकसित हुआ है।
हो सकता है सर धीरे धीरे वो कभी भविष्य तक भर जाए तो बेहतर हो पाएगा सर। अच्छा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, संवैधानिक नैतिकता, जी जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जी जी तो सर। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्या अभिप्राय है? हाँ सर, ये एक्चुअली मैं एक अभी आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत महत्वपूर्ण का, हम्म, प्रताप भानु मेहता जी का, हमारे बड़े महत्वपूर्ण वो आर्टिकल लिखते रहे हैं, बड़े प्रोफेसर रहे हैं। तो वो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो उसमें तो उन्होंने खौर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं उसमें संवैधानिक नैतिकता का संदर्भ आया था, और वहीं उन्होंने ग्रीक जो हिस्टोरियन थे ग्रूट, उसका उनका संदर्भ उन्होंने दिया। अंबेडकर का संदर्भ ये था सर, संवैधानिक नैतिकता का जितना मैंने समझने का प्रयास किया, संवैधानिक नैतिकता का मूल संदर्भ ये है कि सर संविधान का जो पालन है, संविधान के जो दायित्व हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, या जिसे हम बेसिक रूप से संविधानवाद कहते हैं, वो हम्म, किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में यदि वो स्वतः डेवलप है, तब तो सर बहुत ज्यादा संस्थाओं की, बहुत ज्यादा प्रतिबंधों की, बहुत ज्यादा नीतियों की जरूरत नहीं है, भविष्य के लिए बहुत सारा छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वो व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि ये प्रश्न उठ रहे थे कि भाई बहुत सारे आपने प्रतिबंध, इतना लंबा चौड़ा विधान आपने बना दिया है, तब उन्होंने उस संदर्भ में इस चीज को उद्धृत किया कि भाई भारत में इतना लंबा विधान बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि संवैधानिक नैतिकता अपेक्षा करती है कि या तो संस्थान डेवलप हो चुके हों। अब चूंकि हम इतनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं है, हमें अपने संस्थानों को डेवलप करना है, इसलिए हमें संवैधानिक नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो नैतिकता है सर, ये उस प्रकार की नहीं है जो आम बोलचाल में मोरालिटी के रूप में काम आती है। इसका मतलब है संविधान का जो दर्शन है, संवैधानिक हम्म। संस्थाओं के प्रति जो अटूट श्रद्धा विश्वास है, उसको जो सीखना और सीख कर उसको एग्जीक्यूशन में लाना, यहाँ उससे अम्बेडकर साहब का संदर्भ था सर। अच्छा योगेश जी, डॉक्टर अंबेडकर का तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा, विदेशों में काफी रहे। आपने भी बताया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स में पढ़े। तो जिस व्यक्ति का इतना अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर रहा हो, इतने लंबे समय तक विदेश में रहे हो, और उनको इस देश में एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना पड़ता है, क्या लगता है आपको डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से काम किया, उनके विचारों में, उनके निर्णयों में पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता की छाप कितनी रही, या कहीं हम उसमें भारतीयता का प्रतिबिंब देख सकने में सक्षम है? हाँ सर, ये निश्चित रूप से बात है कि अंबेडकर साहब ने सर एक्चुअली केवल उस पाश्चात्य जो अध्ययन किया, केवल उसी का प्रभाव नहीं है, या केवल जो सामाजिक रूप से उन्होंने देखा उसी का प्रभाव नहीं है। ये मिश्रित एक प्रभाव रहा पश्चिम के उस संसदीय प्रजातंत्र का, उदारवादी मूल्यों का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पश्चिम का उन्होंने अंधानुकरण किया, क्योंकि पश्चिम की ही एक व्यवस्था जो सोशलिज्म की शाखा के रूप में चल रही थी, उसको भी उन्होंने बहुत उसका काट-छाँट करके उसको लागू करने का प्रयास किया। पश्चिम के जो इंडिविजुअलिटी को जो बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है पश्चिम में, उसको भी उन्होंने उपयुक्त रेस्ट्रिक्शंस के साथ रखा। लेकिन हम ये जरूर मानेंगे सर यहाँ पर कि जो भारत की परंपरागत जो एक हम कहते हैं मूल्य प्रधान संस्कृति, या उस समय हम बहुत सारे हमारे जो दार्शनिक चिंतन है, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया, या अरविंद घोष का हम चिंतन करते हैं, या हम महात्मा गांधी की बात करते हैं जो भारतीय मूल्यों की बात कर रहे थे, तो अंबेडकर जी का दृष्टिकोण सर उन सब में भारतीय और पाश्चात्य दोनों के समन्वय में वैज्ञानिकता को, तार्किकता को बहुत अधिक महत्व देता है। उनका मानना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम उन समय, जो हम जिस समय पर कर रहे हैं, ना केवल उस समय पर बल्कि आने वाला जो समय उसकी कसौटियों पर भी वो पूरे होने चाहिए। और मुझे ऐसा सर व्यक्तिगत रूप से लगा कि ये एक बिंदु है जिस पर अंबेडकर और नेहरू का जो दृष्टिकोण है सर, क्योंकि नेहरू के बारे में भी जब हम संविधान सभा की डिबेट्स में पढ़ते हैं, तो नेहरू के दृष्टिकोण में भी बहुत ज्यादा साइंटिफिकनेस और एक फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है वो दिखाई देती है, क्योंकि अपने आप में नेहरू भी बहुत बड़े अध्येता थे सर, और जी, बड़े बहुत बड़े लेखक उस समय रहे। उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया, वो जो विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज के रूप में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां आकर थोड़ा सा मेरा अपना एक परसेप्शन है, थोड़ा सा एक मेरा अनुमान है कि वहां आकर जो पाश्चात्य जो मूल्य हैं उनको भारतीय व्यवस्था के साथ संयुक्त करने और कहीं कहीं उसका समर्थन करने में अंबेडकर अकेले नहीं है, वहां नेहरू भी सर उनके मेरे को एक साथ एक उसी बौद्धिक धरातल पर मुझे दिखाई पड़ते हैं सर। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है सर। जी, अच्छा, एक ये बताएं योगेश जी, कि जैसा आपने भी अपनी इस बातचीत के संदर्भ में, विश्लेषण के संदर्भ में ये कहा कि भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, व्यापक है, और बहुत सारे देशों का जो संविधान है उसका निचोड़ लिया गया, डिफेंड भी किया हमारे नेताओं ने कि किसी प्रकार की नकल नहीं है ये, इसमें उसके
मौलिकता है। लेकिन यदि हमारा संविधान इतना जटिल, इतना विस्तृत, इतना व्यापक है, तो क्या कहीं आपको लगता है कि देश का नागरिक इस संविधान को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सका क्योंकि इतना विस्तृत व्यापक है, या एक औपचारिकता रह गई है, हम कहीं उससे दूर हो गए हैं? किस तरह से आप संविधान और एक आम व्यक्ति के समझ को लेकर के इस पूरे परिवेश को, या जो अनुभव है हमारा 8 दशक का, 7 दशक का, इसको कैसे आप समझते हैं या कैसे व्याख्यायित करेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? चाहे अम्बेडकर की दृष्टि से ही अपन बात करें, कैसे समझाएंगे? हाँ सर, मैंने आपको बिल्कुल स्मरण में होगा सर, आपके ही चैनल पर कुछ समय पहले एक संदर्भ मैंने लिया था कि एक संवैधानिक साक्षरता का जो विषय है सर भारत में, वो एक निश्चित रूप से उसकी कमी रही। वो सांस्थानिक रूप में भी रहा सर। संस्थाओं की निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी संस्थाएं डेवलप हुई और अम्बेडकर साहब ने तो खुद सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को और यूपीएससी को, इन संस्थानों को बड़ा महत्व दिया उन्होंने कि आजाद भारत में ये नागरिकों के हितों की, स्वतंत्रताओं की रक्षक साबित होंगी। तो और खासकर फिर जो ब्यूरोक्रेसी भारत में जिस प्रकार से डेवलप हुई, भारत में एक जो बौद्धिक वर्ग जिस प्रकार से डेवलप हुआ, मुझे लगता है कि सर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना व्यापक बनाया गया था, वो तो इसलिए आवश्यक था कि सर उसमें इतनी सारी एस्पिरेशंस आ गई थी सर, राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारे गौरवशाली अतीत की, हमारी रियासतों की, हमारे एक आम नागरिक की, और फिर विविधताओं से युक्त जो हमारा सामाजिक जो एक वातावरण है उसकी, कि वो संविधान तो व्यापक होना सर स्वाभाविक हो चला था। मुझे लगता है कि उसमें तो, और अगर उसकी स्वाभाविकता थी व्यापक, मतलब इतनी व्यापकता अगर स्वाभाविक ना होती ना, तो सर 100 से अधिक संविधान संशोधन नहीं हुए होते। 100 से अधिक संविधान संशोधन होना है बताता है कि कुछ उस समय फिर कमी रह गई थी जिनको जोड़ा जाता है, या न्यायपालिका लगातार उसमें कुछ परिवर्तन करती है। मुझे लगता है कि सर वो जो हमारा राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प चला, कहीं ना कहीं संविधान को या उस पर आधारित जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यदि अंबेडकर साहब के ही हम दृष्टिकोण से देखें, उनका मूल मानना भी ये था कि भाई सामाजिक स्तर पर जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा, इसका मतलब था कि समाज के स्तर पर लोगों को जब तक अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का, अपनी भूमिकाओं का जब तक ज्ञान नहीं होगा प्रॉपर रूप से, तब तक राजनीतिक दृष्टि से या संस्थागत दृष्टि से किए गए कोई भी प्रयास जो हैं वो एक बाहरी प्रयास के रूप में होंगे। तो कहीं ना कहीं सर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये निश्चित रूप से ये चूक तो हुई है सर, कि उसमें कुछ जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, संभवतः उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित करने में भी इस प्रकार की चूक हुई होगी कि हमने सर थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग को छोड़कर, क्योंकि जितने भी सर हम इन बड़े-बड़े महापुरुषों को पढ़ते हैं और सर कभी पश्चिमी जगत से तुलना करते हैं, तो वो जो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सर होती है, मुझे लगता है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को डेवलप करने का एक थोड़ा-सा अभाव हमारे यहाँ आया सर, उसमें हम कहीं न कहीं चूक गए। जैसे सर आप मीडिया के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, मैं तो जयपुर से ही आपको सुनता देखता आ रहा हूँ इतने। लेकिन सर ये हमारी इंटरडिसिप्लिनरी अभाव है ना सर, कि आपके संपर्क में उस समय पर हम उस रूप में नहीं आ पाए जिस रूप में हमें आना चाहिए। क्योंकि जेएस मिल को हम राजनीतिक विचारक के रूप में पढ़ते हैं, और मीडिया के जो लोग हैं वो जेएस मिल को स्वतंत्रता के या वॉल्टेयर को स्वतंत्रता के पुजारियों के रूप में गिना करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर अम्बेडकर भी यदि इस चीज को देखते आज, तो संभवतः उनका ये मानना होता कि हमारा जो एक संस्थानीकरण है, हमारा जो संवैधानिक साक्षरता का विषय है, उसमें कहीं ना कहीं सर कमी रही, जिस कारण संविधान को एक जटिल प्रकार की व्यवस्था मान लिया गया। मेरा मानना है कि संविधान के जिन प्रावधानों से आपको मतलब है, कम से कम उनका ज्ञान तो होना ही चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके वो 395 अनुच्छेद सारे आपको स्मरण रहे, कम से कम अपने कर्तव्य, अपने अधिकार या अपनी लोक कल्याण की बातें, उनसे तो हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये समान सिविल संहिता है सर, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सर इतना इस पर बहस है, इतनी चर्चा है, केवल इसके एक पक्ष से ही इसको जोड़ दिया जाता है, तो अभी भी संवैधानिक साक्षरता का अभाव है, ये तो व्यापक चीज है। जी सर। तो योगेश जी, संवैधानिक साक्षरता के अभाव में आम आदमी से उस तरह का जुड़ाव न होने पाने के कारण मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं, अब तो कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया है, उसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या अपन ये टिप्पणी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र, भले ही अपन पारिभाषिक दृष्टि से या बहुत व्यापक बात करते रहे, व्यावहारिक रूप से केवल चुनाव तक सीमित रह गया है कि हर 5 साल में अपन ने एक थप्पा लगाया और सरकार को पलट दिया, दूसरी सरकार को लिया, इस बार ये दल, उस बार वो दल, और हम बाहर बैठ के निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, और
एक संभावित बदलाव या अपने हितों के अनुरूप प्रशासन की उम्मीद में जिए चले जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? हाँ सर, एक्चुअली प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव जो दो पार्ट हुआ करते हैं, तो हमने सर लोकतंत्र को उसके जो प्रोसीजरल पार्ट है, प्रक्रियात्मक पार्ट, मुझे लगता है सर उसके साथ तो हमने उसको पूरी तरह आत्मसात किया, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो फंक्शनल डेमोक्रेसी हम लोग हैं सर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और हमारे वहाँ सर चुनाव मतलब एक उत्सव है। मतलब आपका तो सर बहुत बड़ा अनुभव है इन चीजों के कवरेज का, लेकिन चुनाव तो सर उत्सव है हमारे यहाँ, तो वो सर उत्सव के रूप में तो है सर। प्रक्रिया तो उसकी है सर, निश्चित रूप से जागृति आई है। मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं जो हमारा सिविल सोसाइटी वाला जो पार्ट था, मैं थोड़ा सा इससे इतर यदि बात करूं, तो हमारा जो सिविल सोसाइटी का पार्ट है, नागरिक समाज का, वो सर मुझे लगता है कि वो केवल नागरिक समाज के आंदोलनों के रूप में ही याद किया जाता रहा है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवोल्यूशन समग्र क्रांति जेपी मूवमेंट के रूप में रहा हो, या कोई पर्यावरण संरक्षण के चिपको आंदोलन के रूप में वो रहा हो, या कोई एग्रीकल्चर कृषकों के आंदोलन के रूप में रहा हो, या कोई शराबबंदी के आंदोलन के रूप में रहा हो। एक बहुत पहले जो भ्रष्टाचार निरोध के रूप में जो एक आंदोलन आया, वो भी एक पॉलिटिकली कैप्चर हो गया, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो गया सर, जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट और उससे वो आम आदमी पार्टी बन गई, तो वो पॉलिटिकली कैप्चर हो गया। मुझे लगता है कि सर भारत में कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी जो है वो उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई, उतनी जागरूक नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात फिर घूमकर वहीं आती है कि सिविल सोसाइटी का सशक्तिकरण सर, इसमें संविधान की बड़ी भूमिका थी सर। क्योंकि सिविल सोसाइटी का सशक्तिकरण के लिए आपको उन बेसिक वैल्यूज, उन बेसिक एथिक्स, उन बेसिक जो सोसाइटी की नीड्स हैं, उन बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस की प्रोसेस है, उनकी जानकारी तो होनी चाहिए। लेकिन वो सर कहीं ना कहीं जो संविधान का ज्ञान है, संविधान से जो एक जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सिविल सोसाइटी कमजोर रह गई, और सिविल सोसाइटी कमजोर रहने के कारण जो एक संवैधानिक जो एक व्यवस्था, लोकतंत्र जो जन जन तक समाहित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसीलिए मैंने कहा सर अम्बेडकर इतने विजनरी हैं, इतने दूरदर्शी, कि संविधान सभा में वो ये कह रहे हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मैं सर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अम्बेडकर कह रहे हैं सर 25 नवंबर 1949 को, कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हम एक व्यक्ति एक वोट तो दे देंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक मूल्य नहीं देंगे। तो ये तब होगा जब हम सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र कायम करेंगे, और उसके लिए फिर वही गणित है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एक हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो, जो विषमता का जो एक थॉट लेकर चल रहे हैं लोग, वो विषमता का थॉट खत्म हो, लोग शिक्षित बने। एक आंदोलन, आंदोलन का मतलब निरंतरता से है सर, उनका संगठित रहकर लोग कोशिश करें। और फिर वही जो जहां से मैंने शुरू किया था सर, ज्ञान में वृद्धि करें। तो ज्ञान का मतलब मुझे लगता है सर किताबी ज्ञान से नहीं है, चीजों को जानने समझने से है, उनके विषय में संवेदनशील होने से है। तो निश्चित रूप से संसार मान्यता देगा, तो लोकतंत्र का ज्ञान भी वहां हो जाएगा, ऐसा सर मैं मान सक रहा हूँ। विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जिस कंट्रडिक्शन की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने हाँ बरसों पहले कर दी, और हाँ आपने सिविल सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी डाली कि वो भी अभी तक पूरी तरह से सेंसिटाइज नहीं हो पाए। ऐसे माहौल में जिन अम्बेडकर ने अपने जीवन का या अपने एक तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है संविधान की रचना के लिए, इस देश के लिए, आज जब 2026 में हम बात कर रहे हैं, गांधी की प्रासंगिकता को लेकर के कई बार बहस की गई, सवाल उठाए गए। किसी ने कहा गांधी का नाम मजबूरी, किसी ने कहा नहीं गांधी का नाम मजबूती, अपने अपने ढंग से व्याख्या करते रहे। मेरा अंतिम सवाल, अंबेडकर अब आपको कितने प्रासंगिक लगते हैं? उनके विचार, उनके दर्शन, जिसने पूरे युग को एक तरह से नेतृत्व दिया है, आज आप जिस तरह का राजनीतिक संदर्भ है, जिस तरह की स्थितियां हो गई हैं, अंबेडकर को कितना प्रासंगिक, महत्वपूर्ण मानते हैं? हाँ सर, एक सामान्यतः एक बात कई बार कही जाती है कि हम संविधान को तो मानते हैं, लेकिन संविधान की नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है सर कि अंबेडकर साहब को तो भारत में लगभग लगभग सभी लोग अंबेडकर साहब को मानते हैं। कुछ उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, कुछ उन्हें संविधान का निर्माता मानते हैं। हम जैसे जो राजनीति विज्ञान के, संविधान के विद्यार्थी हैं, उन्हें संविधान के एक श्रेष्ठ वक्ता, संविधान के शिल्पी, संविधान के वास्तुकार के रूप में, और वो जो संवैधानिक जो एक अंतर्दृष्टि जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। तो उस रूप में तो सर वो निश्चित रूप से प्रासंगिक है। नहीं, मुझे लगता है कि सर उनकी जो बातें हैं, यदि वो दृष्टिकोण यदि डेवलप हो जाए,
तो जो प्रासंगिकता का सवाल है वो शायद अपने आप में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगा। जैसे एक बहुत छोटी सी मैं लाइन कहना चाह रहा हूं, उसका महत्व तो बहुत बड़ा है सर। अंबेडकर साहब ने एक बात कही, जो बात हम इस समय देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को असली जो खतरा है वो हीरो वर्शिप से है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात संविधान सभा में उन्होंने कही कि नायक पूजा से लोकतंत्र को असली खतरा है। और जहां नायक पूजा आती है, उन्होंने उसमें जेएस मिल को और आयरलैंड के डेनियल ओ'कॉनेल जो थे उनको उन्होंने संदर्भित करके उदाहरण दिया कि भाई अगर ये नायक पूजा आ जाती है तो फिर आप समझिए लोकतंत्र का स्थान तानाशाही की तरफ चला गया। तो खैर मैं सर इतनी बड़ी बात तो नहीं करूंगा कि लोकतंत्र का स्थान तानाशाही की तरफ, लेकिन जहां नायक पूजा की बात आ जाती है, जहां केवल किसी के स्टेटमेंट सुनकर केवल तालियां बजाने की प्रकृति विकसित हो जाती है, तो मुझे लगता है कि सर वो जो व्यक्तित्व का जो कृतित्व वाला पार्ट है, शायद वो तो सर लोगों की समझ में रहता नहीं है। केवल उस व्यक्तित्व का जो ओरा होता है, केवल उसको व्यक्ति देखने की कोशिश करते हैं और वो एक सीमित समय तक रहता है। तो मुझे लगता है कि सर अम्बेडकर की प्रासंगिकता तो संविधान सभा में, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी थी, उससे कई कई लाख गुना बढ़ गई है। और आज खासकर जिस समय संवैधानिक मूल्यों की अत्यधिक आवश्यकता है, जिस हम एआई के दौर में जहां रह रहे हैं सर, जहां पहले ही संविधान कम पढ़ा रहे थे, वहां एआई के दौर में तो सब कुछ सर वो एकदम से मतलब उस एआई पर जहां एक विश्वास अर्जित हो गया है लोगों का, तो वो जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वहां संवैधानिक बुद्धि, संवैधानिक समझ और संवैधानिक जो भावुकता, संवैधानिक जागरूकता, उन सब के लिए तो सर मुझे लगता है कि अंबेडकर, जैसे मैंने कहा संवैधानिक साक्षरता, वैसे अंबेडकर के जो विचार है ना सर, मुझे तो लगता है वो भी अनिवार्य कर देने चाहिए कि साहब ये अंबेडकर के इन इन विचारों को तो आपको अध्ययन करना ही है, ताकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत में हुए, एक ऐसे ग्लोबल पर्सनैलिटी, उनके विचारों से, उनके रचनाओं से, उनके दर्शन से और उनके द्वारा किए गए जो इतने महान कार्य हैं जो संविधान सभा में, उनसे सर हर भारतीय परिचित हो। तो वो प्रासंगिकता तो सर आज भी है और हमेशा बनी रहेगी, बस वो प्रासंगिकता बढ़ाए जाने की जरूरत है, ऐसा सर मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत आभार योगेश जी। अंबेडकर जैसे विचारक, अंबेडकर जैसे युग दृष्टा, अंबेडकर जैसे महापुरुष युग युग तक मुझे लगता है अपने विचारों से हमें प्रकाशित, आलोकित करते रहेंगे। आज उनकी उस जन्म तिथि के अवसर पर हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये विश्वास प्रकट करते हैं, जन्म तिथि और पुण्य तिथियां, इनके पीछे मूल भाव यही है कि हम ऐसे जो चरित्र हैं, महामानव हैं, महापुरुष हैं, इनके विचारों को, इनके जीवन के संदर्भों को किस प्रकार से एक नन्हा सा बालक जिसके पास कोई साधन नहीं, सामान्य परिवारों में जन्म लेकर के न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को वो राह दिखाते रहे, ऐसे व्यक्तियों के विचारों का हम चिंतन करें, चिंतन मनन करें और निरंतर आगे बढ़ने के नए संकल्प के साथ राष्ट्र हित के लिए अपने आप को समर्पित कर पाए। इन्हीं श्रद्धा सुमन के साथ मैं आपके प्रति अपनी आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया और इस बहाने अंबेडकर के पूरे जीवन दर्शन को, विशेषकर संविधान निर्माण में उनके योगदान को स्पष्ट किया। हमारे मित्र जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध कि यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपनी टिप्पणी करके हमें बताएं ये संवाद आपको किस तरह से लगा। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद सर।